नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपका परिचय उनसे कराते हैं जो बहुत ख़ास हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं, मेरे सामने बैठी हैं और इतनी प्यारी दिख रही हैं कि भाई क्या बताएं उनके बारे में। लेकिन उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उनके बारे में जान लेते हैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। जी हाँ, तो आज विश्व शिक्षक दिवस है और आपका परिचय उनसे कराना चाहते हैं जो दिखती तो बड़ी स्ट्रिक्ट सी हैं लेकिन अंदर से बड़ी कोमल और बहुत मासूम हैं और अपने विद्यार्थियों के साथ इतनी अच्छी हैं कि जब आप उनके विद्यार्थियों से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो उनकी तारीफ़ों के कैसे पुल बांधते हैं। और आपका परिचय अब उनसे जो बहुत ख़ास हैं, हमारे स्टूडियोज़ में हमारे सामने हैं। हम आपका परिचय करा रहे हैं प्रोफेसर रेखा मिश्रा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैडम के बारे में आपको बता दूं कि मैडम जेडी विमेंस कॉलेज में हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही साहित्य में अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं। मैम, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद रचना जी। मैम, सबसे पहले चूंकि आज शिक्षक दिवस है और उस पर ही हमारी बातचीत होगी और बाद में हम आपकी पूरी जर्नी को भी साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ। पहला जो सवाल है वो ये है कि शिक्षक दिवस के बारे में आप क्या सोचती हैं और आपके शिक्षकों के साथ आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा है? रचना जी, शिक्षक दिवस तो इस तरह मैं देखती हूँ शिक्षक दिवस को, आज तो विश्व शिक्षक दिवस है जी। कि जो भी हमें शिक्षा देते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, सूरज से हम अनुशासन सीखते हैं, तो जितने भी लोग हैं जिनसे हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं उन सब के प्रति एक कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हमारे जीवन के जर्नी जो होती है, जो हमारी यात्रा है, उसमें जिन लोगों ने भी हमें कुछ भी सिखाया, हर पल हम सीखते हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो वो सभी जो हमें कुछ भी शिक्षा देते हैं उनके प्रति हम अपनी एक श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। इसी के लिए शिक्षक दिवस बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे बच्चे हमें हमारे प्रति क्या समझते हैं, हमारे विद्यार्थी उनके मन में आज के शिक्षकों के लिए क्या है, तो वो अपनी भावनाओं को हम लोग के साथ साझा करते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं हमारे लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हम लोगों के प्रति आज भी उस तरह का भाव रख रहे हैं। हम जान पाते हैं, एक फीडबैक उनसे हमें मिल पाता है कि वो हम अपने शिक्षकों के प्रति किस तरह का भाव रख रहे हैं। तो ये सब कुछ है। और शिक्षक दिवस मूलतः हम हर दिन शिक्षक दिवस मनाना चाहिए, कोई एक दिन शिक्षक के दिवस के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शिक्षक हैं तो हम हैं, उन्हीं के कारण आज हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है। वो चाहे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, फिर हमारे गुरु। हम अपने पति से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने बच्चों से भी आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। पर्यावरण में जितने जीव जंतु सब हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। आप देखिएगा, हर प्राणी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए तत्पर रहता है। और अगर हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम उनसे कुछ लेना चाहें
तो लेते रहें और देते रहें, यही एक शिक्षक दिवस का महत्व है। मुझे ऐसा यानी हम हर रोज प्रकृति से भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, और निरंतर सीखने की प्रक्रिया में है। एक और बड़ी बात मैम, क्या बड़ा बदलाव आप देखती हैं, आप एज ए स्टूडेंट जब आप खुद को देखती थी पहले और अब आप अपने विद्यार्थियों को देखती हैं, अपने स्टूडेंट्स को देखती हैं, क्या कोई बड़ा बदलाव नज़र आता है? क्या स्टूडेंट अभी भी उसी तरीके से हैं या कुछ बदला है? बदला है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो विद्यार्थी हैं उनमें कॉन्फिडेंस का जो स्तर है वो ज़्यादा हो गया है। वो अपने आप को तकनीकी के कारण या जो भी कहिए ज़्यादा प्रबुद्ध समझने लगे हैं। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो हमें लगता था कि हम कम जान रहे हैं और हमारे शिक्षक हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। तो हमेशा हमारे मन में उनके लिए एक श्रद्धा और आदर का भाव रहता था। हम उनके समकक्ष अपने को कभी महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज का विद्यार्थी चूंकि तकनीकी के क्षेत्र में उसे लगता है कि हम अपने शिक्षकों से आगे हैं, गूगल हमें ज़्यादा कुछ बता पा रहा है अपने शिक्षकों की तुलना में, तो वो एक दोस्ती का भाव, एक समकक्ष का भाव ज़्यादा महसूस करता है। और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अनुशासन में थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि वो गुरुजी जिनके हाथ में एक डंडा रहता था वो अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ विद्यार्थी बना पा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन अच्छे मानव नहीं बन पा रहे हैं। जो हमारा मूल है, अगर हम अच्छे मानव हैं, दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व केवल रोजी रोटी कमाना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना ये नहीं है। उत्तरदायित्व से हमारा समाज जब हमें भगवान इस सृष्टि पे भेजते हैं तो एक उत्तरदायित्व देकर भेजते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमको भेजा, आपको कुछ करना है, दूसरों के लिए करना है। अगर उन्होंने हमें बहुत दिया है, ज्ञान बहुत दिया है, तो कहते उसे बांटो, धन बहुत दिया है तो कहते उसे बांटो जो कमतर है। तो इन सब के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। तो आज का विद्यार्थी थोड़ा अग्रणी अपने को समझ रहा है, ये अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, मिलजुल करके शिक्षक और विद्यार्थियों का जो एक समन्वय है वो अच्छा चल रहा है। हम लोगों को भी उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। आज के विद्यार्थी प्रबुद्ध हैं पहले के विद्यार्थियों की तुलना में, क्योंकि वो शुरू से ही वो बहुत चीज़ों की जानकारी रख रहे हैं और हम लोग हर दिन नई नई जानकारी हासिल करते थे। आज का विद्यार्थी बहुत कुछ जानकर बड़ा हो रहा है। तो ये अंतर आ रहा है। एक और बात है मैम, चूंकि यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी इस बात को, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ज़्यादा हैं आज के विद्यार्थी, लेकिन आप लोगों ने वो दौर देखा है जो किताबों का दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। अब के बच्चे चूंकि PDF खोलकर पढ़ लेते हैं या कहीं से कुछ मैटर उन्होंने डाउनलोड कर लिया, तो एक पूरी किताब जब आपके हाथ में होती थी और उसको पढ़ने की एक जो फीलिंग होती थी वो बड़ी अलग सी होती थी। अलग होती थी। हार्ड कॉपी हमेशा आपके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ करके जाता है। ऐसे में जब अभी आप समन्वय की बात कर रही थी, हम ये समझना चाहते हैं कि आपके विद्यार्थियों के साथ आपका समन्वय कैसा है? मेरा समन्वय बहुत अच्छा है मेरे विद्यार्थियों के साथ। वो मैं आपसे डरते हैं? हाँ, डरते नहीं। मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो एक आदर का भाव तो जरूर रखते हैं, डरते नहीं है। जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि मैडम से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डिस्टेंस जरूर मेंटेन करते हैं और मैं भी उसको हमेशा ये करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि एक शिक्षक को अपनी वेशभूषा, अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करना चाहिए कि उसका विद्यार्थी उसके प्रति आदर और भय दोनों रखे। अगर दोनों नहीं है, नहीं है, तो फिर वो विद्यार्थी जो है वो आपको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलेगा। वो समझेगा कि ये जो है हमारे साथ चल रहे हैं। जैसे माता पिता का भय, घर में किसी एक का भय रहता है, तो विद्यार्थी या बच्चे जो होते हैं अनुशासन में रहते हैं। तो जरूरी है कि हमारे इसमें व्यक्तित्व में एक इस तरह की आचरण हमारा ऐसा हो कि हमारे विद्यार्थी हमारे प्रति आदर का भाव भी रखे, थोड़ा भय रखे, थोड़ा प्रेम का भाव भी रखे। क्योंकि मैं उनसे हमेशा उनकी जो समस्याएं हैं घर से लेकर बाहर तक, मैं एक इसमें छात्रा महाविद्यालय की शिक्षिका हूँ, तो वहाँ छात्राओं की कई समस्याएं होती हैं। आज भी लड़कियां बहुत दूर दराज से आ रही हैं, तो उनसे कभी कभी उनके पर्सनल लेवल पर बात कर लेना, फिर उनके जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनको साझा कर लेना। मैं अपने वर्ग में जब जाती हूँ तो मैं 5 मिनट नैतिक शिक्षा पर जरूर बात करती हूँ, तभी मैं पाठ की ओर अग्रसर होती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बच्चे नैतिकता से बहुत दूर भाग रहे हैं, तो वो बहुत ही आवश्यक है। और मेरे बच्चे मेरे प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और मैं अच्छे से अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। मेरे 35 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं पढ़ाते हुए, 4 साल और है मेरे हाथ में अभी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कितना देकर जाऊँ अपने बच्चों को, जो दे रही हूँ वो कम है,
मेरे अंदर बहुत कुछ है जो बाहर निकलने के लिए बेचैन रहता है, और मैं उनको हमेशा देने की कोशिश करती हूँ। वो भी मेरे से लेना चाहते हैं। खास करके मेरा जो विषय है साहित्य, उसके विद्यार्थी हमेशा बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। तो वो लोग ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और अच्छे विद्यार्थी होते हैं। लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, सदी हुई हैं। एक दो विद्यार्थी अगर उग्र हैं तो उन्हीं के लिए हमें लाया गया है ना कि हम उनका संशोधन करें। और वो भी ना हो तो क्या मजा है, क्या मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। सामान्य विद्यार्थियों को तो सभी पढ़ा सकते हैं, कमजोर को पढ़ाना या जो थोड़ा लीक से हटकर विद्यार्थी है उनको पढ़ाने में अलग मजा आता है। तो बच्चे बहुत संतुलित है मेरे विद्यार्थी। मैम, जब भी बात शिक्षक की होती है तो बात माँ की जरूर होती है। आपने भी अभी चर्चा की, कहते हैं कि माँ ही पहला अक्षर ज्ञान आपको देती है। जब माँ की बात होती है तो चूंकि शारदीय नवरात्र का ये समय चल रहा है, माँ को आप कैसे देखती हैं? वो माँ जिसकी पूजा अर्चना हम सब करते हैं, उस माँ की छवि आपके नज़र में कैसी है और उनके इन सारे स्वरूपों को आप कैसे देखती हैं? माँ का स्वरूप सबसे पहले तो मुझे अपनी माँ में नज़र आता है। आजकल एक चीज़ है कि हम लोग दुर्गा पूजा के समय या नवरात्रि के समय माँ के जो 9 रूपों की पूजा करते हैं, और हमारे घर में भी एक माँ होती है, एक पुत्री होती है, उनके प्रति हमारी आस्था खत्म होती जा रही है। आज वृद्धाश्रमों में जो वृद्धाएं नज़र आ रही हैं, बराबर ये चीज़ उस पर भी दिखाई दे रहा है मोबाइल पे कि फिर ये किनकी माताएं हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। तो क्या मूर्ति पूजा आवश्यक है या नारी की जो अलग अलग उसके स्वरूप हैं उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके प्रति आस्था या आदर रखना चाहिए, ये करना चाहिए? माँ के जो 9 रूप हैं, देखिए वो एक नारी की पूरी यात्रा को बताते हैं। कैसे उसका जन्म होता है, फिर वो कैसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर होती है, उसका विवाह होता है, वहाँ पति के साथ वो अपने जीवन को कैसे चलाती है, फिर जो कालरात्रि का उसका जो समय आता है जब उसे समाज से, अपने घर परिवार के लोगों से, सबसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है। तो माँ का जो वो रूप है जिसमें वो एक प्रचंड रूप काली के रूप में दिखाई देती है, कालरात्रि के रूप में, तो वो उस रूप को दर्शाता है। मुझे हमेशा लगता है कि माँ वहाँ पर एक प्रचंड रूप में इसलिए आती है कि हर नारी को उस रूप से गुजरना पड़ता है। मातृत्व के बाद जब वो समाज से संघर्ष कर रही होती है और समाज के लोग, परिवार के लोग, सारे लोग मिल करके उस पर अपनी बातों को थोपने की कोशिश करते हैं, तब वो एक युद्ध लड़ रही होती है, अंदर से भी और बाहर से भी, और उससे वो निकल कर बाहर आती है। फिर अंत में वो महागौरी की तरह अपने आप को एक माँ के रूप में स्थापित करती है, और सिद्धिदात्री के रूप में फिर वो सबको, जब वो एक अवस्था आ जाती है हम लोगों की, तो हम सबको आशीर्वाद देने लगते हैं। हमारे जो हमारा बुरा भी कर गए, जो हमसे ये भी कर गए, उनके प्रति भी हमारे मन में एक आशीर्वाद का भाव रहता है। तो वही माँ का सिद्धिदात्री रूप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी का पूरा जीवन जो है वो माँ के 9 रूपों में दिखाई दे रहा होता है, बाल्यावस्था से लेकर के उसके पूरे जीवन का जो सफ़र है। तो मैं माँ के प्रति हमेशा नतमस्तक रहती हूँ, और माँ का रूप मुझे अपनी माँ में दिखाई देता है। मेरी अभी माँ मदर इन लॉ 92 ईयर्स की हैं, मेरी माँ 80 साल की हैं। दोनों के प्रति मैं पहले उनको सुबह उठकर सबसे पहले मैं उन लोगों को प्रणाम करती हूँ, जो भी है फ़ोन से माँ को प्रणाम करती हूँ, सास मेरे साथ रहती हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि जब अगर मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो ये पाठ करना या माँ के ये रूपों का वर्णन करना मेरे लिए नगण्य होगा। मैं ऐसा समझती हूँ। चूँकि मैम अभी आपके शिक्षण पे भी बात हो रही थी और माँ के स्वरूपों की भी चर्चा हो रही थी, एक और बात मैं यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि जब भी कोई विद्यार्थी कहता है कि कोई सब्जेक्ट उसका फेवरेट है, ये उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि ज़रूर उसमें शिक्षक की उसकी कोई ना कोई भूमिका तो रही ही होगी। अगर बच्चे को अगर किसी विषय में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके शिक्षक ने उसको उस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया है। बात जब हिंदी साहित्य की करें तो हिंदी साहित्य में आपकी रुचि कब और कैसे आई, और कौन सा ऐसा वो ड्राइविंग फोर्स था जिसके वजह से आपको लगा कि नहीं, हिंदी साहित्य ही पढ़ना चाहिए और इसी में मुझे कुछ अच्छा करना है? बेसिकली मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, बिहार से बाहर। तो मैं पहले एक विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। मेरा जो ऑनर्स है वो विज्ञान में है, रसायन शास्त्र में मैंने ऑनर्स किया है। लेकिन साहित्य के प्रति मेरी रुचि रही। मेरी कक्षा में 7वीं क्लास में एक वर्मा मैम थी, वो बहुत ही अच्छा साहित्य पढ़ाती थी, और मुझे ऐसा लगा कि साहित्य पढ़ के उसमें जो मुझे आनंद आता था, उपन्यास, कहानी, कविताएं पढ़ने में, वो मुझे कहीं एक ऐसी दिशा की ओर ले जाता था जो मुझे, कोई भी काम हम जीवन में करते हैं तो आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, अध्ययन अध्यापन भी हम आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो साहित्य से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा।
मैं कविताएं पढ़ती थी, लिखती थी। दिनकर जी की कविताएं मुझे बहुत ये प्रोत्साहित करती थी। मैं उनको पाठ करती थी उनका, और पूरा पूरा हम लोग उसका नाट्य रूपांतर करते थे जब हम लोग ये थे, तो मुझे बहुत आनंद आता था साहित्य में। लेकिन मेरा, चूँकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही, विज्ञान पढ़ती रही, तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। जब मैं ऑनर्स कर रही थी रसायन शास्त्र में, तो मुझे लगा कि ये मेरा रास्ता, मैं इस पे बहुत आगे नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपना पसंदीदा विषय चुनना होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो फिर मैंने हिंदी से एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की, और उस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती रही। और मुझे बहुत आनंद आया, जो भी काम मैंने किया मुझे लगा मुझे उसमें आनंद आ रहा है। शायद मैं एक विज्ञान की विद्यार्थी हो कि उस आनंद से अछूती रह जाती, जो मुझे इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। और विद्यार्थी, और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य इंसान को इंसान बना देता है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा बचपन से, मैं थोड़ी भावुक प्रवृत्ति की रही, तो मुझे ये लगा कि मानव को अगर मानव बनाना है, जो मेरा लक्ष्य है शायद जीवन का, तो उसके लिए मुझे खुद पहले मानव बनना पड़ेगा, और वो मुझे साहित्य ही दे पाएगा। क्योंकि साहित्य में ऐसे कई दिशाएं हैं, कई क्षेत्र हैं जो आपको इंसान बना देते हैं। चाहे वो जर्नलिज्म का क्षेत्र है, मास कॉम का क्षेत्र है, भाषा विज्ञान का क्षेत्र है, काव्य शास्त्र का क्षेत्र है, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र है। जो भी आप पढ़ रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि आप आजकल प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी किस प्रयोजन के निमित्त हम पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी आजकल पूछते हैं कि हम प्रेमचंद को पढ़ के या कबीर तुलसी को पढ़ के जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैडम हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए हिंदी में। तो हम लोगों ने उनके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का निर्माण किया है, एक अध्याय रखा है उनके लिए, जिससे कि वो कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यालयों में हिंदी कैसी होनी चाहिए, बैंकों में हिंदी कैसी होनी चाहिए, तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का क्या स्वरूप होना चाहिए, वो सब हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत उनको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे पढ़ने पढ़ाने में बहुत आनंद आया साहित्य, तो मैं साहित्य की ओर अग्रसर हुई, और अभी तक मैं उसमें बहुत रुचि के साथ उसको पढ़ा रही हूँ। तो यही मेरी यात्रा है। आपने एक लंबा समय दिया है, तकरीबन 35 साल, और अब उसके आगे भी आने वाले कुछ साल हैं जो मैं चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे बीतें आपके लिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि साहित्यिक यात्रा को अगर मैं आपकी देखूं, चूँकि आपने कहा कि बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था और कविताएं लिखने का शौक़ था, लेकिन ये लेखनी में आप कैसे आई, और कब ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए या लिखूं ताकि लोग से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाऊँ? मैं पहले शुरू में अखबार के लिए लिखती थी। अच्छा। और कुछ कहानियाँ लिखती थी, तो और कविताएं भी लिखा करती थी। उस समय तो फेसबुक और ये सब नहीं था कि हम लोग उन पे डालें, तो हम अपने कलम डायरी में लिखते थे। और मैंने देखा कि मेरे घर के लोग, जैसे मेरे पिताजी, मेरे भाई, उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने जैसे कि कहा कि आनंद मिलता है मुझे कुछ लिख करके या पढ़ करके, तो आनंद प्राप्ति मेरा लक्ष्य था, ध्येय था। तो मैं उसी के लिए लिखती रही शुरू से, और धीरे धीरे वो लेखनी आगे चलती गई। फिर रिसर्च, शोध के क्षेत्र में आगे आए, तो शोध पत्र वगैरह लिखने लगे। मैंने लोक साहित्य पे काम किया है। मैंने रामचंद्रिका, रामचरितमानस पर मेरा शोध रहा है, उस पर काम किया। तो मैंने देखा कि जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी दिशाओं पे काम होता रहा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्षेत्र अछूते रह जाते हैं हमारी दृष्टि में। तो उस पर काम करने में एक अलग आनंद आता है, क्योंकि आपको उस दौर में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का, जानने का मौका मिलता है जब आप शोध कर रहे होते हैं। तो यही मेरी यात्रा रही। मुझे शोध में बहुत आनंद आया। तो लोक साहित्य पर भी जब मैंने काम किया, तो मैंने देखा कि अरे ये तो पूरी की पूरी संस्कृति ही लोक साहित्य में ये है। हमारी जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, वो सब तो लोक साहित्य से ही आया है, लोक गाथाओं से ही आया है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहानियाँ, जो ये सब हमें बताते थे, जो आज रीति रिवाज है, ये दुर्गा पूजा जो हम कर रहे हैं, नवरात्रि, ये सब हमें लोक साहित्य से प्राप्त हुआ है, जो पहले से विद्यमान था हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारी रचनाओं में। और हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें उनसे परिचय कराया, और हम फिर उसी परंपरा का पालन करते करते आज यहाँ तक आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य हमें उसी दिशा की ओर ले जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य पढ़ना। हर विद्यार्थी, मुझे लगता है हर मनुष्य साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ता है। अगर वो विज्ञान का भी विद्यार्थी है तो वो जरूर साहित्य पढ़ता है। आप अखबार अगर पढ़ रहे हैं तो साहित्य ही पढ़ रहे हैं, उसमें हर तरह के पृष्ठ आप देख रहे हैं, उसमें आप एडिटोरियल पृष्ठ देख रहे हैं, साहित्य से जुड़ी चीज़ें देख रहे हैं। तो हर घर में अखबार आता है सुबह सुबह, और सब लोग बेचैन रहते हैं उस एक दिन के साहित्य को जानने के लिए कि आज कौन सा दिवस है।
तो ये सबके रग रग में समाया, ये एक ऐसा विषय है जो बचा हुआ नहीं, हर कोई जानना चाहता है। और आज जो कि हम लोग बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, मोबाइल का जो ज़माना आ गया है, एक ही जगह बैठे हुए हम अलग अलग मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तो वैसे समय में भी हमें साहित्य जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, एक भावना हमारे अंदर डालने का काम कर रहा है, एक संवेदना जागृत करने का काम कर रहा है। तो साहित्य की यात्रा हमेशा सुखद रहेगी और आनंददायी रहेगी, जो भी इस यात्रा में कदम रखेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैम, चूंकि अभी आप साहित्य की बात कर रही थी और कह रही थी कि हर किसी को इसे पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप साझा करनी चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो भी समझे कि कौन सी ऐसी बेसिक किताबें, मान लीजिए कि कोई अभी देख रहा होगा हमें, जो शुरू करना चाहता है, जो साहित्य थोड़ा पढ़ना चाहता है, वो कहाँ से शुरू कर सकता है? कुछ ऐसी किताबें, कुछ रेफरेंसेस अगर आप शेयर करना चाहें। साहित्य जो शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो प्रेमचंद को पढ़ें, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, क्योंकि उसमें जीवन है, वो जीवन जो हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौर से पहले अनुभव किया था, देखा था। तो प्रेमचंद को जो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आगे वो और उपन्यासकारों को, कहानीकारों को पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर लगेगा कि किसमें हम पढ़ें, क्या पढ़ें, और वो आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो प्रेमचंद की जो भी उपन्यास है, मैं यही कहूँगी कि सभी को उसको पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हम ज़्यादा मोबाइल पे आजकल हैं, कुछ 2-4 पन्ने पढ़ लेते हैं उस पर, तो उससे हमारा पूरा, जब हम पूरी की पूरी उस किताब को पढ़ते हैं, उसके एक एक पंक्ति से जब हम गुजरते हैं, तो वो जो फील हमें एक देता है, एक अंदर हमें, हमारे अंदर एक संवेदना छोड़ता है, वो मोबाइल नहीं दे पा रहा है। क्योंकि मोबाइल के हम कुछ अंशों को पढ़ पा रहे हैं, हम एक एक पन्ना नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरणा तो जरूर दी जानी चाहिए आज के समय में। और हम अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी है ये जागृति उत्पन्न कराना लोगों में कि हम किताबों से दूर ना भागें। किताबों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, क्योंकि वही हमारा जीवन है। अंत में जब हम जाएंगे, जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ रिक्तता रह गई है। और अगर हम निरंतर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है, इंदिरा गांधी, इन लोगों के बारे में बच्चे आजकल जान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी कम जान रहे हैं, बहुत कम जान रहे हैं। आप अभी एक रिव्यू आ रहा था, मैंने देखा मोबाइल पर, पूछ रहे थे कि ये कलाकृतियों के बारे में पूछ रहे थे, जो बहुत फेमस हमारी कलाकृति है, बच्चे कुछ नहीं जान रहे हैं, हमें पता नहीं है ये क्या है, हमें पता नहीं है क्या है, हम जीके पढ़ के नहीं आए, जीके में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो दैनिक जीवन से हमें हासिल करना, स्वतः जानने वाली चीजें हैं। तो इसके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रेमचंद को पढ़ें, कहानी किताबें पढ़ें, फिर कविता में भी आप दिनकर हैं, छायावादी जितने कवि हैं, महादेवी वर्मा हैं, दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, इनको पढ़ें। तो ये लोग हमें जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। और जो हमारा इतिहास है, वो भी हमें साहित्य में मिल जाता है। इतिहास और साहित्य साथ साथ चलता है। तो अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर हम साहित्य में रुचि रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इतिहास से भी रूबरू हो सकते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही मैम, ये कि चूंकि मोबाइल पे पढ़ते हैं, और अब तो आप कई सारे बच्चों को हम लोग टोकते भी, आप भी टोकती हैं कि आप मोबाइल पर कोई चीज लिख करके ना रखें, आप उसको हाथ से लिखें। हाथ से लिखेंगे तो आप उसको ज्यादा याद रख पाते हैं। शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो बिल्कुल लिखना ही नहीं चाह रहे हैं। जी मैम, आगे आने वाले समय में आप किसी किताब पर काम कर रही हैं या कुछ लिख रही हैं, आपकी कोई परियोजनाएं ऐसी हैं जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? आगे आने वाले समय में मैं कुछ कहानी या उपन्यास लिखना चाहूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की, क्योंकि मैंने कविताएं लिखी हैं और रिसर्च के मेरे काफ़ी किताबें छपी हैं। रामचंद्रिका इस पे छपी है, फिर लोक साहित्य पे छपी है, लेकिन उपन्यास मेरा नहीं आया है। तो मैं उपन्यास कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लीक से अलग हट के काम करना चाहती हूँ कि उपन्यास कुछ ऐसा लिखूँ जो आज की जो लेखिकाएं लिख रही हैं उनसे थोड़ा भिन्न हो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं कर नहीं सब उसमें पूरी सफल नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन मैं लिख रही हूँ। मैंने प्रयास शुरू कर दिया है, और शोध प्रविधि पे भी मैं कुछ काम कर रही हूँ। उस पर भी मैं लिख रही हूँ। एक किताब लाना चाहती हूँ कि आज शोध का जो दिशाएं हैं वो कैसे बदल रही हैं, और हमें उस पर कैसे नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है।
क्योंकि पहले जो शोध प्रवृत्ति थी वो कुछ अलग थी, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अलग हो गई है, तो उस बहुत डिमांडिंग भी है, तो मेरा काम उस पे भी चल रहा है, शोध प्रविधि पे काम चल रहा है, उपन्यास लिखने के क्रम में मैं अग्रसर हूँ, तो यही मेरी गतिविधियां हैं अभी। एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे मैम, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के एक विभागाध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुछ कोशिश करती हैं अपने कॉलेज में और या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है रचना जी आपका, क्योंकि हम लोग हिंदी दिवस मना लेते हैं, हाँ। हिंदी पखवाड़ा मना लेते हैं, लेकिन हम कभी ये प्रयत्न नहीं करते हैं कि हिंदी का प्रचार कैसे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि नुक्कड़ नाटकों के द्वारा बाहर निकलने की ज़रूरत है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि हिंदी की जो रचना शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्द, वो कुछ क्लिष्ट हैं जो हम अपने जीवन में उसको ढाल नहीं पा रहे हैं। इसके चलते हम निरंतर अंग्रेजी का दामन थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बैंकों में जो काम होता है, कार्यालयों में जो काम होता है, ज्ञापन, मेमोरेंडम जैसे उसको हम ज्ञापन कहते हैं, मसौदा लेखनी, आवेदन लिखने के लिए, आज मेरे बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले क्लास में मैं उनको आवेदन लिखने के लिए कहती हूँ, तो वो शुद्ध आवेदन नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने बताने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जा करके स्कूल में, कॉलेजेस में उनको बताएं कि हिंदी का क्या महत्व है और हिंदी कैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी के प्रति उनमें एक जागृति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, या फिर जैसे और चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, वैसे भाषा के लिए, कि भाषा तो मूल है, उसके बिना हमारी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। तो विदेशों में मैंने देखा, जब मुझे विदेशों में भी जाकर हिंदी की पेपर पढ़ने का मौका मिला, तो वहाँ हिंदी के प्रति अच्छा रुझान है, वहाँ के लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल एक दिन हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस बनाकर उसको भूल जाते हैं, निरंतर उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो वर्ष पर्यंत हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी मेरा इस हिंदी पखवाड़े में आपदा प्रबंधन में जाने का मुझे मौका मिला, विभाग जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो मैंने वहां जाकर अनुभव किया कि वो लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ब्लाइंड स्कूल्स के बच्चों को वहां पर बुलाते हैं और उन लोगों के प्रति, हिंदी के प्रति उनको जागरूक करते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी ये करना चाहिए, और मैं अपने महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा इस वर्ष मैंने मनाया। एक हिंदी का अलग वेबसाइट मैंने निर्मित करवाया अपनी छात्राओं से, जिस पर हम लोग सब जुड़े। हिंदी सेना के रूप में एक फोटो भी मैंने आपको भेजा था, तो हम हिंदी सेना करके एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाएंगे बाहर में और समाज में हिंदी के प्रति चेतना को जागृत करने का काम करेंगे। जैसे जो जिस क्षेत्र में रहता है विद्यार्थी, वो वहाँ जाकर के जो वहाँ के बड़े बूढ़े हैं या जो वहाँ के माता पिता हैं, उनको बताएगा कि आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल तो भेजें, लेकिन आप उनको हिंदी के प्रति भी उनकी चेतना जागृत करें। आप अगर प्राइवेट लाइफ में नौकरी करना चाहते हैं तो अंग्रेजी भी अनिवार्य है, अंग्रेजी को हम भूल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन साथ साथ हिंदी के प्रति भी हमारी आस्था जो है उसको प्रबल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे हिंदी के प्रति उतनी रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं मम्मी हमें तो प्राइवेट लाइफ में जाना है, तो वहाँ तो अंग्रेजी है, हम विदेश जाएंगे, ये करेंगे। तो विदेश में भी हम हिंदी में काम कर सकते हैं, हमें कंप्यूटर पे भी हिंदी में, भाषा को तो अपनी रखनी ही है, बिल्कुल बिल्कुल, उस संस्कृति को तो बचा करके बिल्कुल, अपनी संस्कृति को अगर हम बचाना है, अपने नैतिक मूल्यों को बचाना है, तो भाषा, हिंदी भाषा को बचाना अति आवश्यक है, उससे दूर हम नहीं भाग सकते हैं। मैम, विश्व शिक्षक दिवस पर आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, और आपके कॉलेज का भी समय होगा मुझे लगता है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आगे भी आएँ और साथ ही इस तरीके की जो ज्ञानवर्धक जो जानकारी है वो आप हमारे दर्शकों को दें। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हम बात कर रहे थे पारंपरिक शिक्षा की, और हम समझने की ये कोशिश कर रहे थे कि पारंपरिक शिक्षा के क्या मूल्य हैं और कैसे भाषा को अगर हम नहीं बचा करके रखेंगे तो हमारा आधार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। संस्कृति को अगर बचाना है तो भाषा को बचाना होगा, जैसे कि अभी आपको रेखा मिश्रा जी बता रही थी। तो कार्यक्रम में अब आपका परिचय करवा रहे हैं उनसे जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, और उनसे हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज को लेकर के, यानी वैसे कोर्सेज को लेकर के बात करेंगे जिसमें अब आज के बच्चे एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि इनसे बेहतर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन भास्कर, जो प्रिंसिपल हैं ISM पटना में। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, अभी तक हम पारंपरिक शिक्षा और हिंदी पर भी अभी हमने काफ़ी लंबी बात की जी। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा को देखें तो व्यावसायिक शिक्षा क्या है और पारंपरिक शिक्षा से ये कैसे अलग है? जी मैम, जो वोकेशनल कोर्स है ये एक विशेष प्रकार का कोर्स होता है जिसमें एक खास पेशे या व्यवसाय से संबंधित स्टूडेंट के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का काम किया जाता है। और जहाँ तक ट्रेडिशनल कोर्स की बात है, परंपरागत कोर्स की बात है, तो ये नॉलेज ओरिएंटेड होता है और वोकेशनल कोर्स जॉब ओरिएंटेड होता है। वोकेशनल कोर्स का स्ट्रक्चर, इसका कोर्स करिकुलम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये हाईली प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा, पढ़ाई के दौरान ही बच्चे इस चीज़ को फील करने लगते हैं कि पढ़ने के बाद उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर किस तरह से काम करना है। बिल्कुल। तो ये दोनों कोर्स बिल्कुल अलग हैं। रुचि के हिसाब से बच्चे इसका चयन करते हैं। जी। सर, आजकल एक बड़ा रुझान लेकिन व्यावसायिक कोर्सेज को लेकर के दिख रहा है, वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बहुत रुझान दिख रहा है, क्या बड़ा कारण आप इसका मानते हैं? जी मैडम, वोकेशनल कोर्स के पीछे हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे के साथ गार्जियन भी काफ़ी सीरियस है इस तरह के कोर्सेज को लेकर। तो एक मूल जो सबसे बड़ा कारण है वह इसका जॉब ओरिएंटेड होना इस कोर्स का। और बच्चे अगर इस कोर्स को करते हैं तो उनका जॉब फ्यूचर तो सिक्योर होता ही है, साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ भी एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो सरकार का जो, केंद्र और राज्य सरकार का जो एक स्लोगन भी है कि नौकरी देना तो है ही, नौकरी तो करना ही चाहिए, लेकिन नौकरी देने वाला भी आप बने, और इससे संबंधित कई तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की काम कर रही हैं। जी सर, एक और बात हम यहाँ समझना चाहते हैं, जब भी घर बैठे ऑडियंस भी जो हमें देख रहे होंगे और कोई बहुत दूर दराज कहीं बैठा होगा जो हमें देख रहा होगा और जो व्यावसायिक कोर्स यानी वोकेशनल कोर्स में अपना करियर बनाना चाहता है, किस तरीके के कोर्सेज जो हैं वो वोकेशनल कोर्स में ऑफर किए जाते हैं और किस तरीके की नौकरियाँ हम उनसे पा सकते हैं? जी मैडम, मुझे लगता है कि आज के समय में जीवन का जो भी फील्ड है वहाँ पर वोकेशनल कोर्स ने अपनी दस्तक दे दी है। हाल के दिनों में अगर हम लोग देख लें, कोरोना हम लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद हेल्थ सेक्टर में किस तरह का क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात हो रही है। तो अगर फ्यूचर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर है आपके वोकेशनल कोर्स के लिए, जो स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर भी है, आईटी और मैनेजमेंट तो है ही। तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ की ये बच्चे वोकेशनल कोर्स को कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं सर जो आम तौर पर इस तरीके के ऑफर किए जाते हैं, जो ज़्यादा डिमांड में भी हैं? जी इन सारे फील्ड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक के कोर्सेज हैं। अगर आईटी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर बीसीए बहुत चर्चित कोर्स है जो लगभग आज के समय में हर एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। तो ग्रेजुएशन लेवल का ये सारा कोर्स हो गया। बीसीए है, मैनेजमेंट के तरफ देखा जाए तो बीबीए और बीबीएम, ये 2 कोर्स चल रहा है। लेकिन हाल के दिनों में एआईसीटी ने बीबीएम के जगह अब नॉमिनक्लेचर जो लाया वो बीबीए का लाया है। तो अब जो भी यूनिवर्सिटी बीबीएम कोर्स चला रहे थे अब उनको बीबीए कोर्स चलाना होगा। तो ये बात स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए। मास मीडिया के क्षेत्र में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बैचलर्स डिग्री ऑफर किया जा रहा है। तो इस तरह के कोर्सेज हैं जहाँ की बच्चे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, और जो ज़्यादा डिमांड में, जो ये सारे कोर्सेज अभी वर्तमान समय में काफ़ी डिमांड में हैं। जी सर, एक और बात हम समझना चाहते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किया भी होगा या अभी तक कर रहे होंगे या परसुइंग होंगे या हो सकता है कि आगे आने वाले समय में करें। हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि किस तरीके का करियर वो बना सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी वो तलाश कर सकते हैं जिसमें वो नौकरी पा सकते हैं। जैसे अभी आपने कई सारों के जैसे उदाहरण आपने दिए, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि करियर और कहाँ कहाँ हो सकता है।
देखिए, अगर कोई कंप्यूटर में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो बीसीए करने के बाद जो यूजी लेवल का कोर्स है, स्टूडेंट चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्यूटर में कर सकता है, जिसे एमसीए कहा जाता है। और अगर फर्दर उसकी रुचि शोध में है तो पीएचडी भी कर सकता है। तो हायर एजुकेशन में भी वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट जा सकते हैं ट्रेडिशनल कोर्स की तरह। उसमें पीएचडी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पीएचडी है। और यही स्थिति मैनेजमेंट के स्टूडेंट के साथ भी है और मास कम्युनिकेशन या कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ भी कमोवेश यही स्थिति है। तो हम लोग शोध तक बच्चे जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और इसी बीच अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अगर नौकरी में आना चाहें तो कंपनियों में उनसे रिलेटेड, उनके कोर्स से रिलेटेड कई तरह की नौकरियां हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रोग्रामर की वैकेंसी सभी जगहों पर है, एनालिस्ट की है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। और ये जो वैकेंसियां हैं प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी है। तो वोकेशनल कोर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटी का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही है, पब्लिक सेक्टर में भी है। बिल्कुल मैम। एक और चीज़ समझना चाहेंगे सर हम यहाँ पे, जब वोकेशनल कोर्स की बात आती है तो किस तरीके का स्किल सेट है जो चाहिए? क्योंकि अभी तक जब अगर हम पारंपरिक कोर्सेज को देखते हैं तो वहाँ किसी खास स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम वोकेशनल की तरफ जाते हैं तो लगता है कि उसके लिए सम सर्टन स्किल सेट तो होना ही चाहिए। क्या ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं बच्चों को, उन बच्चों को जो अभी हमें देख भी रहे होंगे? जी मैडम, मेरा मानना है कि वोकेशनल कोर्स करने के लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट स्किल सेट नहीं है। वोकेशनल कोर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी और एआईसीटी के द्वारा कुछ इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जो हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, और इसी में उनका स्किल, चूँकि जो स्टूडेंट है अपने रुचि के हिसाब से अपने फील्ड्स का चयन करते हैं और जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है उसके भीतर वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कंपनियों के लिए रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी रुचि के हिसाब से जिस कोर्स का भी चयन करते हैं उसमें डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें और उनका स्किल, रिलेटेड स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा। रिलेटेड स्किल कौन कौन से हो सकते हैं सर? अब जैसे अभी हम लोग बात कंप्यूटर मैनेजमेंट और मीडिया की कर रहे हैं, तो उसके भीतर जो कोर्स करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें कई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न है और कुछ यूनिवर्सिटी का ईयरली चल रहा है। जैसे अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो यूजी कोर्स है वो ईयरली मोड में चल रहा है। अगर अपने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें हम लोग, पटना यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो भी ये सारे वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं ये सारे सेमेस्टर बेस्ड हैं। तो सेमेस्टर बेस्ड हो या ईयरली बेस्ड हो, इसके जो करिकुलम है, कोर्स करिकुलम, इसके भीतर माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स का प्रोविजन किया गया है। और जब बच्चे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स को करेंगे तो रिलेटेड जो स्किल है कि कैसे वहाँ जाकर काम करना है, कोडिंग कैसे करनी है, अगर बच्चे सेल्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बिल्कुल ये सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल। और कंप्यूटर नॉलेज तो वोकेशनल क्या, हर जगह हर किसी के लिए आज के समय में रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये ऐसा हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए कहीं जाकर विशेष कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हर घर में आज के समय में डेस्कटॉप और लैपटॉप है। अगर नहीं भी है तो मोबाइल तो है। तो मोबाइल पर भी अगर कोई, मेरा ये मानना है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप सेमी लिटरेट हैं। और मैम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि लिटरेसी की परिभाषा काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और लिटरेसी का मतलब कंप्यूटर लिटरेट से है, अब होने लगा है आईटी फील्ड में। तो काफ़ी तेज़ी से ये बदलाव है। और जो लोग मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं वो सेमी लिटरेट हैं, मेरा ये मानना है। तो उनको लिटरेट होने में दिक्कत नहीं होगी। और कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए जितने भी कोर्सेज हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे कोर्सेज में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में, एक पेपर के रूप में ऐड हो गया, ऐड किया गया है। जी
सर चूँकि अभी आप और हम बात कर रहे थे, तो ये सारे बच्चे जो हैं कॉरपोरेट कल्चर में हो सकता है कि जाकर आगे काम करें जो वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल और बाकी सारी चीज़ों की भी उनको उतनी ही ज़रूरत होगी। एक और बात समझना चाहते हैं सर, कई सारे बच्चे वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कोर्सेज महंगे हैं। पारंपरिक कोर्सेज के अगर अपेक्षाकृत देखें तो वो कोर्सेज बड़े महंगे लगते हैं। क्या कुछ ऐसी कुछ योजनाएं हैं सरकार की जिससे अगर हम उस पर अगर ध्यान दें तो ये कोर्सेज वो ज़्यादा बेहतर तरीके से या कंफर्टेबली कर पाएंगे, पॉकेट फ्रेंडली होगा? जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रेडिशनल और वोकेशनल कोर्स का फी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जॉब ओरिएंटेड होना, जॉब सिक्योर होना। अगर कोई वोकेशनल कोर्स करता है तो उसका जॉब ट्रेडिशनल कोर्स की तुलना में कुछ ज़्यादा सेफ है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उज्ज्वला योजना है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योजना है, और इन सारी योजनाओं में स्टूडेंट के लिए विशेष ध्यान रखा गया है इन सारे कोर्स को लेकर। साथ ही साथ बिहार सरकार का जो अभी एक अति महत्वाकांक्षी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और इस स्कीम के तहत लाखों छात्र जो है वो लाभान्वित होते आ रहे हैं। इस स्कीम में 4 लाख तक का स्टूडेंट को लोन दिया जा रहा है। लड़कियों के लिए 1%, महज 1%, और लड़कों के लिए 4% के ब्याज दर पर उनको ये सुविधा, लोन की सुविधा दी जा रही है। यूजी पीजी दोनों लेवल पे? जी जी जी, यूजी और पीजी दोनों लेवल पर इनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं। जी जी जी, तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं और सिर्फ इस वजह से करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोर्सेज महंगे होंगे। हाँ जी मैम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आने से पहले हम लोग ये देखते थे कि घर में जो एक मध्यम परिवार है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जनरली लड़के और लड़कियां अगर घर में है तो लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों पर ध्यान नहीं दी जाती थी, कम ध्यान दिया जाता था कि भाई ये महंगा कोर्स है, आप इसको अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आने से गाँव घर की लड़कियाँ भी अब वोकेशनल कोर्स के प्रति जो है उनका रुझान बढ़ा है, गार्जियन का भी बढ़ा है, और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सर एक और बड़ा सवाल है, वोकेशनल कोर्सेज की जब भी बात आती है तो ये बच्चे जब तैयार कर लेते हैं आप लोग, और ये बच्चे जब जाते हैं बाहर जॉब मार्केट में जब जाते हैं, क्या कुछ चुनौतियां इन्हें फेस करनी पड़ती है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको पहले से जाननी चाहिए, और आप लोग कॉलेज के लेवल पे कैसे उन्हें सिखाते बताते हैं? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है तो चुनौतियाँ तो सभी जगह हैं। तो वोकेशनल कोर्स किए हुए स्टूडेंट के साथ भी कुछ चुनौतियाँ हैं। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर कोई स्टूडेंट 6 माह, चूँकि वोकेशनल कोर्स का जो ड्यूरेशन है, ये भी दर्शकों को, बच्चों को जानना जरूरी है कि वोकेशनल कोर्स का ड्यूरेशन 6 माह से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। अच्छा। तो अगर कोई स्टूडेंट 1 साल का कोर्स किया और वो चला गया किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में काम करने, और उसी के साथ फिर कोई दूसरा बच्चा आ गया, कोई दूसरा एम्प्लॉय आ गया जो 2 साल का कोर्स या 3 साल का कोर्स करके आया हो, अच्छा। तो उसके साथ जो है वहां पर उसको कंपटीशन मिलेगा और इस तरह की चुनौतियां। ये क्या डिप्लोमा और डिग्री वाला मामला है? जी जी जी, अच्छा, जी। और दूसरी बात कि प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद अगर आप जॉब में आते हैं तो आपको हमेशा अपडेट रहना होगा अपने सब्जेक्ट में। अच्छा। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें, अगर वकील की बात करें, अगर इंजीनियर्स की बात करें, तो उसी तरह से आपको भी ऑलवेज अपडेट रहना होगा, क्योंकि सिलेबस जो तैयार किया गया, जिस समय सिलेबस तैयार किया गया और उस समय जो मार्केट का डिमांड था उसको ध्यान में रखकर बनाया गया, लेकिन समय के साथ सिलेबस तो वही रह गया, और कुछ समय के बाद चूंकि जो बदलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इतनी तेज़ी से आप सिलेबस को बदल नहीं सकते, तो कंपनियों में इस तरह का चैलेंज आता है कि अगर आपको ए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और बी प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो आपको नए जो टूल्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से उसको
स्टडी करना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा जो है अपडेट रहना पड़ेगा, अपने फील्ड में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप इन चुनौतियों से बच सकते हैं। जी 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 सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी बात बताई और मुझे लगता है कि वोकेशनल कोर्स जो भी बच्चे करना चाहते होंगे या जो कर रहे होंगे उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन जो है वो आपसे मिला और एक शिक्षक होने के नाते आपने एक अच्छे तरीके से उसे समझाया हमारे दर्शकों को। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक अपने दर्शकों को, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने रुचि के हिसाब से कोर्स का चयन करें और देखा देखी ना करें, किसी दबाव में आकर आप कोर्स का चयन ना करें। आपकी जो रुचि हो, और गार्जियन को भी मैं एडवाइस करूँगा कि बच्चे की रुचि का ख्याल रखते हुए वोकेशनल कोर्स में दाखिला करवाएं। और आप जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे हैं वह कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं, साथ ही साथ रिलेटेड बॉडी से उसका अप्रूवल है कि नहीं, जिस कोर्स को आप करना चाह रहे हैं वह कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो दावा करते हैं कि हम वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं, कोर्सेज ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो बेहतर तरीके से पता नहीं उनके बारे में कि उनका एफिलिएटेड जो कॉलेज है वो कहाँ से और कैसे है। सर, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब हमारे जाने का समय हो चुका है और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शारदीय नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी खूब सारी बधाई। और इस नवरात्रि माँ की पूजा अर्चना कीजिए, उनसे वो सारी चीज़ें मांगिए जो आप मांगना चाहते हैं और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इसी वादे के साथ कि अगली सुबह हम फिर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।